प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आश्वस्त हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ और आनंद में होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है संविधान सभा। और संविधान सभा हमारे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की व्याख्या करता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक से भी एग्जाम में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम संविधान सभा की एक क्वेश्चन सीरीज के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राजनीतिक दल सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने संविधान सभा के गठन का विचार कब रखा था? तो सबसे पहले जो राजनीतिक दल था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी पार्टी, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी और जिसके अध्यक्ष थे मानवेंद्र नाथ रॉय। तो मानवेंद्र नाथ रॉय की अध्यक्षता में जो सीपीआई का गठन हुआ था, उस राजनीतिक दल ने पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार कब रखा था? और यहाँ पे ऑप्शन हैं 1895, 1922, 1934 और 1935। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1934, 1934। इसके अलावा अन्य जो ऑप्शन हैं उनका भी बड़ा महत्व है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो पहली बार संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और वो कब की थी? 1895 में की थी। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने 1922 में कहा था कि भारतीयों के लिए जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही और भारतीयों के मस्तिष्क का एक प्रतिबिंब होगा। इस प्रकार से उन्होंने भी संविधान की मांग की थी 1922 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की जो मांग रखी गई थी वो 1935 में रखी गई थी। इसी प्रकार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी ये कहा गया था 1938 में, 1938 में ये कहा गया कि स्वतंत्र भारत के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के माध्यम से एक संविधान का निर्माण किया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भारी हस्तक्षेप नहीं होगा। दोस्तों, यह भारी हस्तक्षेप से उनका आशय था कि अंग्रेजों का इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से संविधान सभा की मांग के लिए, संविधान सभा के गठन की मांग का बहुत से लोगों ने इसका विचार रखा। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने रखा, महात्मा गांधी ने रखा, और सबसे पहले राजनीतिक दल की बात करें तो राजनीतिक दल था सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दूसरे दल की बात करें तो दूसरा दल था कांग्रेस। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा भारत के संविधान निर्माण के उद्देश्य के लिए गठित किए गए प्रस्तावों या योजनाओं को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही अहम सवाल है। और यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, कई प्रकार से इसके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पे सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। जैसे अगस्त प्रस्ताव है, ये 1940 में ही भेजे गए थे। इसी प्रकार क्रिप्स योजना है, ये 1942 में आई थी। वेवेल योजना 1944 में, और कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट और सेकंड है, बिल्कुल एक लाइनर रूप में यहाँ पे क्या है, पहले से मेल खा रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ABCD। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। लेकिन दोस्तों, इसके जो अन्य क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के लिए संविधान निर्माण के उद्देश्य से पहली बार कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तब आपका आंसर आएगा अगस्त प्रस्ताव। और ये अगस्त प्रस्ताव जिस समय प्रस्तुत किए थे, उस समय तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। और ये 8 अगस्त 1940 की बात है। तो 8 अगस्त 1940 को पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को एक संविधान देने के उद्देश्य से अगस्त प्रस्ताव वहाँ पे प्रस्तुत किए थे। लेकिन उन यहाँ पे जो तत्कालीन कांग्रेस थी और महात्मा गांधी ने इसको स्वीकार नहीं किया था। और स्वीकार नहीं करने का एक कारण था, अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि भारतीयों के लिए जो संविधान का निर्माण होगा उसमें अधिकांश लोग भारतीय ही होंगे। वो जो संविधान सभा बनाई जाएगी उसमें अधिकांश लोग भारतीय होंगे। तो वहाँ पे भारतीयों को यहाँ पे एक शंका लगी कि अधिकांश भारतीय होंगे, इसका मतलब कुछ लोग इसमें ब्रिटिश के भी होंगे। उनको ये मंजूर नहीं था, इसलिए इनका एक प्रस्ताव है यह स्वीकार कर दिया गया। इसके बाद सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स योजना को भेजा गया। और क्रिप्स योजना में कहा गया
क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद एक संविधान सभा के माध्यम से भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो भारतीयों ने कहा कि युद्ध के दौरान क्यों नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पे भी उन्होंने इस क्रिप्स योजना को भी स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकार कर दिया। और उसके बाद वेवेल योजना, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में यहाँ पे वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी। और वेवेल योजना भी यही कहा था कि जैसे युद्ध समाप्त होगा उसके बाद भारतीयों के लिए संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने इसको भी स्वीकार नहीं किया था। और उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना भेजा गया। और कैबिनेट मिशन योजना दोस्तों आपको याद रखना है कि 24 मार्च 1946 को ये 3 सदस्यीय दल भारत पहुंच चुका था। लेकिन इन्होंने अपनी जो योजना प्रस्तुत की थी, योजना प्रस्तुत 16 मई 1946 को की। कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे और कैबिनेट मिशन योजना के जो अध्यक्ष थे वो थे सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था। इसके अलावा इनके दूसरे सदस्य थे जो क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और एक अन्य सदस्य थे सर एवी अलेक्जेंडर। तो यहाँ पे देखो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और इसके अलावा एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अन्य सदस्य थे। तो इस प्रकार से जो कैबिनेट मिशन योजना है इसी के आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था, तब आपका निसंदेह आंसर आएगा कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। जो 24 मार्च 1946 को आ गया था दल, 3 सदस्यीय दल था, और 16 मई 1946 को उन्होंने अपनी योजना को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया था। और इसी की जो सिफारिशें थी उसी के आधार पर हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। ये 3 सदस्य हैं, इन 3 सदस्यों का भी आपको नाम याद रखना है। इससे नेक्स्ट है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे देखो जो कैबिनेट मिशन योजना है इसकी कौन सी विशेषता नहीं है। तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश के आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उसकी कुछ विशेषताएं थी, उनका प्लान था, और प्लान में कौन सी विशेषता नहीं है वो आपको बतानी है। तो पहली तो उन्होंने ये कहा था कि भारतीयों के लिए जो संविधान सभा होगी उसकी कुल सदस्य संख्या 389 होगी। और 389 तय क्यों की गई थी, क्योंकि वहां पे उस समय तत्कालीन हमारी जो जनसंख्या थी वो करीब 40 करोड़ थी। और 40 करोड़ थी तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, चाहे वो ब्रिटिश प्रांत हो चाहे देशी रियासत हो, उन सभी से एक एक सीट आवंटित की जाएगी। तो दोस्तों उस समय भारत जो है वो 2 भागों में बटा हुआ था, एक ब्रिटिश प्रांत और एक देशी रियासत। ब्रिटिश प्रांत का मतलब जहाँ पे ब्रिटेन की महारानी का सीधा शासन था। देशी रियासतों का मतलब जहाँ राजा महाराजाओं के माध्यम से उनका शासन था। तो इस प्रकार से चाहे ब्रिटिश प्रांत हो चाहे देशी रियासत हो, उन सभी से एक एक सीट प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर आवंटित की जाएगी। तो इस प्रकार से कुल जो संख्या है वो 389 बनी। इसी प्रकार तीसरा उनका प्रावधान था, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत से 3 प्रमुख समुदाय बनाए जाएंगे। एक समुदाय मुस्लिम, दूसरा समुदाय सिख, और तीसरा समुदाय जनरल। जनरल का मतलब यहाँ पे मुस्लिम और सिख के अलावा अन्य जो है उसको सामान्य वर्ग में शामिल किया गया था। तो 3 समुदायों के बीच उन्होंने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में सीट आवंटित होगी, और प्रत्येक समुदाय होगा उसमें प्रतिनिधियों का जो चुनाव होगा वो प्रांतीय, वहां की जो विधानसभा, उस प्रांत की जो विधानसभा है, और उस विधानसभा के द्वारा उसी समुदाय के सदस्यों के द्वारा उनका निर्वाचन होगा। अंत में उन्होंने कहा कि जो देशी रियासत हैं उन देशी रियासतों का चुनाव नहीं होगा, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधियों का चयन वहाँ की रियासत के जो प्रमुख हैं, वहाँ के जो शासक हैं, जो राजा महाराजा हैं, वो अपनी मर्जी से किसी को भी यहाँ पे संविधान सभा में भेज सकेंगे। तो इस प्रकार से 389 सदस्य थे। इन 389 में 292 यानी कि 292 प्लस 4 यहाँ पे वो थे जो आज के टाइम में यूनियन टेरिटरी हैं। जैसे 8 वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं, उस समय वहाँ पे 4 ये क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, जिसको अपन कहते हैं ABCD। अजमेर, इसके अलावा बलूचिस्तान, कुर्ग और आपका दिल्ली, ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे उस समय। अजमेर और आपका कुर्ग, दिल्ली और बलूचिस्तान। यहाँ पे 292 प्लस 4 296। इसके अलावा 93 देशी रियासत थी, तो टोटल सदस्य हो गए 389। तो कैबिनेट मिशन योजना में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे सारी की सारी जो विशेषताएं हैं
वो सारी सही हैं। तो उपयुक्त सभी है, ये सही आपका आंसर आएगा। इसमें से ऐसी कोई भी नहीं है जो इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या भी 389 रखी गई थी और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे सीट आवंटित की गई थी। 3 समुदाय बनाए गए थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य। इसके अलावा प्रत्येक प्रतिनिधियों का जो चुनाव है प्रांतीय विधानसभा के द्वारा किया जाना तय था और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य थे। तो दोस्तों संविधान सभा के जो सदस्य बनाए गए थे वो किस प्रकार के थे? निर्वाचित थे या मनोनीत थे या निर्वाचित मनोनीत दोनों प्रकार के या प्रत्यक्ष निर्वाचित और मनोनीत? तो दोस्तों अभी जैसे यहाँ पे 296 जो ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे और 93 जो देशी रियासत के सदस्य हैं, यहाँ पे 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ जुलाई 1946 में, जिसमें 208 कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली और 15 अन्य राजनीतिक दलों को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से कुल सदस्य संख्या हो जाती है 296। लेकिन यहाँ पे जो निर्वाचित हैं, इसका जो निर्वाचन हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। आप जानते हैं कि जो प्रांतीय विधानसभा है, प्रांतीय विधानसभा के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से निर्वाचित हुए थे, डायरेक्ट जनता के द्वारा इनका निर्वाचन नहीं हुआ था। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मांग थी कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर ही इनका चुनाव होगा, लेकिन यहाँ पे ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ। तो यहाँ पे देखो प्रत्यक्ष निर्वाचन है, तो ये गलत हो जाता है, मनोनीत गलत हो जाता है। इस प्रकार से ये मनोनीत भी है और निर्वाचित भी है, इसका मतलब इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचित भी समाहित है। तो संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित प्लस मनोनीत, ये आपका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता तो और भी बेहतर होता, लेकिन निर्वाचित दे रखा है, इसका मतलब भी यहाँ पे आपको अप्रत्यक्ष ही समझना है, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचित अलग से पहले से दे रखा है। तो यहाँ पे ये जो 296 सदस्य थे ये तो निर्वाचित थे, प्लस जो 93 थे देशी रियासतों से, वो क्या किए गए थे? मनोनीत किए गए थे। तो संविधान सभा के सदस्य दोनों प्रकार के थे, निर्वाचित भी थे और मनोनीत। और निर्वाचित किस प्रकार के थे? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया था। उसमें हिंदू वर्ग के लोग भी थे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके अलावा आंग्ल भारतीय और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं उनको भी संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। लेकिन कुछ महान हस्तियां थी जिनको संविधान सभा का सदस्य नहीं बनाया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें, BN राव जो कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुआ था द्वितीय बैठक में, लेकिन ये संविधान सभा का सदस्य नहीं था। महात्मा गांधी हैं, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना है, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो BN राव, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना तीनों ही ऐसी बड़ी हस्ती थी जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इस बैठक में कौन सा ऐसा कथन है जो इससे मेल नहीं खा रहा है, यानी कि असंगत कथन आपको बताना है। तो दोस्तों इस बैठक में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था, 207 ब्रिटिश प्रांत से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। तो ये बिल्कुल राइट कथन है आपका। सच्चिदानंद सिन्हा इस संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था और इसी प्रकार मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, ये भी आपकी राइट बात है। और इस बैठक में कुल 9 महिलाओं ने भाग लिया था, ये भी सही बात है। यहाँ पे देखो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन अध्यक्ष का मतलब यहाँ पे ये अस्थायी अध्यक्ष, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है अपने आप में कि ये अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, अध्यक्ष नहीं चुना गया था। इसका मतलब यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ये ध्यान में रखना है। कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 ने भाग लिया था। अब यहाँ पे एक सवाल आता है मन में कि जब 389 सदस्य तय किए गए थे तो 211 सदस्यों ने भाग क्यों लिया था? तो देखो इसके दो बड़े कारण थे। एक कारण तो यहाँ पे ये दे रखा है कि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। तो आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी, तो 73 सदस्य तो यही कम हो गए।
इसके अलावा इसका ये मतलब नहीं कि सारे के सारे सदस्य ही इससे अलग हो गए थे। तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे। कुछ सदस्य शामिल हैं, जैसे प्रारूप समिति के सदस्य मोहम्मद सादुल्ला, वो भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे, लेकिन उन्होंने इसमें भाग लिया था। इसके अलावा देखो, कुल जो महिलाएं थी वो 15 महिलाएं थी, लेकिन यहाँ पे बैठक में केवल 9 महिलाओं ने ही भाग लिया था। तो एक बड़ा कारण तो इसका ये था कि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। दूसरा बड़ा कारण ये था, जो देसी रियासत के सदस्य थे, देसी रियासतों के जो राजा महाराजा थे, वो अब तक कंफ्यूज थे। उन्होंने अब तक ये तय नहीं किया था कि हिंदुस्तान में शामिल होना है या नहीं होना है, और अगर होना है तो किसको प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाए। तो इस प्रकार से वो कंफ्यूज थे। तो इस वजह से वहाँ पे देशी रियासतों से सदस्य शामिल नहीं हो पाए थे। इसी वजह से यहाँ पे कुल सदस्य संख्या 211 ही रह पाई थी। और जैसे मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा कि भारतीयों की जो संविधान सभा की पहली बैठक है, ये ऐसा नजर आ रहा है कि बिना दुल्हन की शादी है, यानी यहाँ पे दुल्हन गायब है और शादी करवाई जा रही है। तो इस प्रकार का जो कथन है वो विंस्टन चर्चिल ने कहा था जब मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, इससे लिए। और यहाँ से क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट बनता है कि एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी वो कौन थी, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, बेगम अयाज रसूल। तो एकमात्र मुस्लिम महिला जो संविधान सभा की सदस्य थी, बेगम अयाज रसूल। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की द्वितीय बैठक। तो संविधान सभा की द्वितीय बैठक का आयोजन 11 दिसंबर 1946 को होता है, और इसका कौन सा संगत कथन है, आपको संगत कथन बताना है। तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। एस.सी. मुखर्जी है, इसको उपाध्यक्ष चुन लिया था। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर लिया था। तीनों ही बातें सही हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा उपयुक्त सभी। तो संविधान सभा की जो द्वितीय बैठक है उसका आयोजन 11 दिसंबर 1946 को हुआ, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया, और बी.एन. राव को संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि यही वो उद्देश्य प्रस्ताव है जो हमारी प्रस्तावना का आधार है। तो यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार किसे कहा जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए जो उद्देश्य प्रस्ताव हैं उन्हीं को प्रस्तावना का आधार कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कि उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है, आपको असंगत कथन छाड़ना है। तो फर्स्ट यहाँ पे है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। तो ये आपका बिल्कुल सही कथन है कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तुत किए थे, और संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए थे। इन उद्देश्य प्रस्तावों में संविधान का ढांचा और उसके उद्देश्यों का उल्लेख है। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव थे, इसमें भारतीय नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की जो भाव है, इसके अलावा एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के निर्माण करने का इसमें एक ढांचा तैयार किया गया था। तो ये भी सही है कि इन उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के ढांचे की बात की गई थी और संविधान के उद्देश्यों का भी उल्लेख था। संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। इतनी लेट स्वीकार करने का कारण क्या था, क्योंकि अभी तक भी यहाँ पे वेट था कि देशी रियासत के सदस्य हैं और मुस्लिम लीग के सदस्य हैं, अगर शामिल हो जाते हैं तो उनसे विचार करके उसके बाद इन उद्देश्य प्रस्तावों को स्वीकार किया जाए। तो संविधान सभा के द्वारा इनको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था, बिल्कुल राइट है। इससे नेक्स्ट है कि उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा ने तृतीय अधिवेशन में स्वीकार किया था। दोस्तों, भारतीय जो संविधान का निर्माण हुआ संविधान सभा के माध्यम से, संविधान सभा ने कुल 12 यहाँ पे सत्र आयोजित हुए थे, और उसमें कुल यहाँ पे 166 बैठक थी। तो पहला जो अधिवेशन था, पहला सत्र था, वो 9 दिसंबर से और 23 दिसंबर 1946 तक चला था। इसका मतलब पहले सत्र में तो उद्देश्य प्रस्ताव केवल प्रस्तुत ही हुए थे, स्वीकृत नहीं हुए थे। दूसरा यहाँ पे जो सत्र चला था, जो अधिवेशन चला था, वो 20 जनवरी से लेकर के और 25 जनवरी 1947 तक था। तो 20 जनवरी से 25 जनवरी 1947 का मतलब 22 जनवरी के बीच में आ रही है। तो ये तृतीय अधिवेशन में नहीं, द्वितीय अधिवेशन में स्वीकार किए गए थे।
क्योंकि तृतीय अधिवेशन तो 28 अप्रैल से लेकर के और 2 मई 1947 तक था, तो ये दूसरे अधिवेशन में इसको स्वीकार कर लिया गया था। तो ये आपका जो कथन है ये असंगत है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो उद्देश्य प्रस्ताव से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। आपका आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कौन सी बैठक में? संविधान सभा की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को। कौन से अधिवेशन में? पहले ही अधिवेशन में, क्योंकि पहला अधिवेशन 9 दिसंबर से लेकर के और 23 दिसंबर 1946 तक आयोजित हुआ था। इसमें संविधान के ढांचे उद्देश्य की बात की गई है। और संविधान सभा ने इसको कब स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947 को। किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? तब आपको ध्यान रखना है, द्वितीय अधिवेशन में। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के कहां से सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के कहां से सदस्य थे? तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले बंबई से चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गए। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से चुनाव लड़ा और वो बंगाल से सदस्य बन गए। लेकिन कुछ समय बाद ही माउंटबेटन योजना लागू हो गई और भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तो वो उस जिस सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिस सीट से वो संविधान सभा के सदस्य थे, उसको जयसुर कुलना, उस क्षेत्र का नाम है जयसुर कुलना, जो पूर्वी पाकिस्तान का भाग था, जो वर्तमान में बांग्लादेश का भाग है। तो वो पाकिस्तान में चला गया था विभाजन के दौरान। तो अब यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। उसके बाद पीएन राव ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में रहना बहुत आवश्यक है, नहीं तो संविधान का जो निर्माण है वो अर्थविहीन हो जाएगा, मूल्यविहीन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इनका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अपनी हर कोई बात रखते हैं, एक तर्क संगत और एक दलील के साथ रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का संविधान सभा का सदस्य होना आवश्यक है। तो उन्होंने पत्र लिखा और पत्र तत्कालीन बम्बई के प्रधानमंत्री बीजी खेर को लिखा गया। तो उन्होंने एक सीट खाली करवाई एम.आर. जयकर की। तो दोस्तों, एम.आर. जयकर की जो सीट खाली करवाई, उसी सीट के ऊपर यहाँ पे सदस्य बना दिए गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बम्बई से यहाँ पे सदस्य बन गए थे। तो देखो यहाँ पे बम्बई बंगाल दोनों ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि लास्ट टाइम में ये कहाँ से सदस्य थे वो यहाँ पे महत्व रखता है। तो लास्ट टाइम में कहाँ से थे? बम्बई से थे। हालांकि विभाजन से पहले बंगाल से सदस्य थे, क्योंकि पहले बम्बई से चुनाव लड़ा, हार गए थे, फिर बंगाल से बने, और फिर बंगाल का जो क्षेत्र था जयसुर कुलना, वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, और उसके बाद फिर बम्बई से इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य कहाँ से थे? बम्बई से थे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 संविधान सभा की स्थिति में कौन सा परिवर्तन नहीं किया था? तो देखो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति में बहुत से परिवर्तन किए थे। उन्होंने संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय बना दिया था। संप्रभु निकाय से यहाँ पे आशय है कि हमारी जो संविधान सभा है वो कानून बनाने में पूरी तरह से स्वतंत्र थी। यहाँ तक कि इतने भी उनको अधिकार था कि ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त कर सकते हैं, पूर्ण या आंशिक रूप से। ये उनको पावर दिया गया था, यानी कि सर्वोच्च शक्ति इसमें आ गई थी। संविधान सभा को विधायिका की शक्ति भी प्राप्त हो गई थी, यानी कि संविधान सभा का उद्देश्य न केवल संविधान का निर्माण करना था, अंतरिम संसद के रूप में भी ये काम कर रही थी। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि संविधान सभा ने पहली बार डोमिनियन विधानमंडल के रूप में ये जो शक्ति प्राप्त हुई थी, ये कब हुई थी? 17 नवंबर 1947 को। 17 नवंबर 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जीवी मावलनकर। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हम जिसको मानते हैं, जीवी मावलनकर, गणेश वासुदेव मावलनकर। तो दोस्तों, ये 17 नवंबर 1947 से लेकर के और 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही थी। तो ये भी आपका राइट कथन है, ये भी इसने परिवर्तन किया था। और संविधान सभा के सदस्य विभाजन के दौरान 389 से 324 रह गई थी, और उसके बाद ये 299 रह गई थी। इसी प्रकार भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में शामिल होने के लिए बाध्य कर दिया गया था। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में स्पष्ट कहा गया था कि भारत चाहे तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बन सकता है और चाहे तो नहीं भी बने। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है ये, क्योंकि ये इसकी कोई बाध्यता नहीं थी। तो यहाँ पे दोस्तों, जो हमारी संविधान सभा है उसको एक अंतरिम संसद की शक्ति प्राप्त थी। आप जानते हैं कि संविधान में जो पहला संशोधन किया गया था वो संविधान सभा ने किया था, क्योंकि संसद का जो चुनाव हुआ था, पहली बार संसद के सदनों की बैठक तो 13 मई 1952 को
और पहला संशोधन 51 में हो गया था, तो इसलिए संविधान सभा के द्वारा ही पहला संशोधन किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन किसके द्वारा किया गया था, तो संसद के द्वारा नहीं किया गया था, संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, ये आपकी जो संविधान सभा है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है, जैसे समितियों से संबंधित क्वेश्चन है और भी बहुत सी बातें हैं, उनसे संबंधित अपन डिस्कस करेंगे। तो प्यारे साथियों, मैं आपके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों।